पिछले हिस्सों में हमने कांत की सबसे कठिन यात्रा का एक बड़ा हिस्सा तय किया। हमने देखा कि इंसान अनुभव से ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, फिर देखा कि अंडरस्टैंडिंग उस अनुभव को कैटेगरीज के जरिए व्यवस्थित करती है, फिर रीजन की उस बेचैनी को देखा जो हर कारण के पीछे अंतिम कारण और हर शर्त के पीछे अंतिम शर्त खोजती है, और आखिर में हमने देखा कि जब रीजन अनुभव की सीमा पार करके आत्मा, पूरी दुनिया या ईश्वर के बारे में थियोरेटिकल सर्टेनिटी हासिल करना चाहती है तो वह अपने ही तर्कों के विरोध में खड़ी हो सकती है। लेकिन अब एक बेहद जरूरी सवाल बचता है, अगर कांत ने थियोरेटिकल रीजन की सीमाएं इतनी कड़ी कर दी तो फिर इन बड़े सवालों का महत्व क्या रह गया? फ्रीडम का क्या? सोल की इमोर्टैलिटी का क्या? गॉड का क्या? क्या कांत बस ये कहकर आगे बढ़ जाएंगे कि इन चीजों को जानना संभव नहीं है? नहीं, यही उनकी किताब अचानक एक नए रास्ते पर मुड़ती है, क्योंकि कांत अब पूछते हैं, अगर मैं इन चीजों को थियोरेटिकल नॉलेज के रूप में साबित नहीं कर सकता तो क्या रीजन का इनके साथ कोई प्रैक्टिकल संबंध हो सकता है? और यहीं से सामने आता है प्रैक्टिकल रीजन। नॉलेज और एक्शन दोनों एक जैसे सवाल नहीं है। एक बहुत साधारण अंतर समझिए। अगर मैं पूछूं पानी कितने तापमान पर उबलता है तो मैं एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां मुझे नॉलेज चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछूं मुझे किसी कठिन परिस्थिति में सही काम क्या करना चाहिए तो सवाल बदल गया। अब मुझे सिर्फ यह जानना नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, अब मुझे तय करना है मुझे करना क्या है। कांत के लिए यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। थियोरेटिकल रीजन मुख्यतः यह पूछती है क्या है, प्रैक्टिकल रीजन उस क्षेत्र से जुड़ती है जहां क्या किया जा सकता है और उससे भी आगे क्या किया जाना चाहिए। कांत क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के कैनन में प्रैक्टिकल रीजन को फ्रीडम से जुड़े क्षेत्र के रूप में रखते हैं। वह यह भी कहते हैं कि प्योर प्रैक्टिकल लॉज वे हैं जिनका आधार अनुभवजन्य परिस्थितियों पर नहीं बल्कि रीजन में अप्रायरी रूप से होता है। यानी अब कांत का सवाल बदल रहा है। हम दुनिया को केवल समझना नहीं चाहते, हम उसमें कार्य भी करते हैं। फ्रीडम सिर्फ मन मर्जी नहीं। यहां फ्रीडम शब्द को समझना बेहद जरूरी है। आमतौर पर हम कहते हैं मैं फ्री हूं इसलिए जो मन करे कर सकता हूं, लेकिन कांत के लिए यह फ्रीडम का पूरा अर्थ नहीं है। अगर मैं केवल अपनी इच्छा, लालच, डर या किसी तत्काल इंपल्स के पीछे चल रहा हूं तो क्या मैं वास्तव में रैशनल सेंस में फ्री हूं? मान लीजिए आपको कुछ बहुत पसंद है, आप उसे पाने के लिए तुरंत कोई काम कर देते हैं। क्या यह फ्रीडम है या आपकी इच्छा ने आपको निर्धारित किया? कांत एक डिस्टिंक्शन करते हैं। एक ऐसा विल जो केवल सेंसिबल इंपल्सेस से निर्धारित होता है वो एनिमल विल के करीब है। इसके विपरीत वह विल जो सेंसिबल इंपल्सेस से स्वतंत्र होकर रीजन द्वारा दिए गए मोटिव से निर्धारित हो सकती है, फ्री विल कहलाती है। इसका मतलब फ्रीडम का अर्थ केवल मेरी इच्छा चलती है नहीं है, बल्कि मैं अपने एक्शन को रीजन के आधार पर निर्धारित कर सकता हूं। और यही मोरालिटी का दरवाजा खुलता है। अब एक मुश्किल सवाल, अगर मैं फ्री नहीं हूं तो मोरालिटी का क्या होगा? कल्पना कीजिए कि हर इंसान का हर एक्शन पूरी तरह बाहरी परिस्थितियों और नेचुरल कॉजेस से निर्धारित है। उसने झूठ बोला क्योंकि उसके जीन्स ऐसे थे, उसका एनवायरनमेंट ऐसा था, उसका चाइल्डहुड ऐसा था, उसके सामने सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे और उससे पहले वे सर्कमस्टेंसेस किसी और कारण से बने थे। फिर पीछे जाते जाइए। अगर हर एक्शन केवल कॉजल चेन का एक अनअवॉइडेबल परिणाम है तो किसी व्यक्ति से यह कहना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका अर्थ क्या बचेगा? कांत के लिए मोरालिटी को गंभीरता से लेने के लिए फ्रीडम का विचार केंद्रीय हो जाता है, क्योंकि तुम्हें यह करना चाहिए तभी मीनिंगफुल लगता है जब किसी अर्थ में तुम कर सकते हो। लेकिन यहां कांत को बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिखाया है कि थियोरेटिकल रीजन नेचुरल कैजुअलिटी और फ्रीडम को लेकर एंटिनोमी में फंस सकती है। तो प्रैक्टिकल रीजन इस समस्या के साथ क्या करेगी? कांत का रास्ता फ्रीडम को थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट मत बनाओ। यहां कांत का क्रिटिकल मेथड फिर सामने आता है। थियोरेटिकल रीजन पूछती है क्या मैं फ्रीडम को एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रूव कर सकता हूं? यहां कठिनाई है, क्योंकि एम्पिरिकल वर्ल्ड में हमारे एक्शंस अपीयरेंसेस के रूप में नेचुरल लॉज के अधीन दिखाई देते हैं। कांत खुद कहते हैं कि अगर विल फ्री भी हो तब भी हमारे बाहरी एक्शंस अपीयरेंसेस के रूप में नेचर के अपरिवर्तनीय लॉज के अनुसार एक्सप्लेन किए जाने चाहिए। तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं? क्योंकि कांत के दर्शन में एक ही एक्शन को अलग स्टैंड पॉइंट से समझने की गुंजाइश बनती है। एक तरफ एज अपीयरेंस वो कॉजल ऑर्डर का हिस्सा है, दूसरी तरफ एज बिलोंगिंग टू एन इंटेलिजिबल स्टैंड पॉइंट फ्रीडम का विचार सामने आता है। यहां कांत थियोरेटिकल नॉलेज का दावा नहीं कर रहे कि उन्होंने किसी इनविजिबल रियल्म को देख लिया।
वो प्रैक्टिकल रीजन के लिए फ्रीडम की आवश्यकता की ओर बढ़ रहे हैं। और यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। अब मोरालिटी का असली सवाल। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, मैं अच्छा काम इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे उससे फायदा होता है। दूसरा कहता है, मैं अच्छा काम इसलिए करता हूं क्योंकि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। तीसरा कहता है, मैं अच्छा काम इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पनिशमेंट का डर है। क्या इन तीनों में मोरालिटी है? कांत यहां एक बहुत कठोर सवाल पूछते हैं। अगर आपका एक्शन केवल किसी बाहरी परिणाम या निजी इच्छा के कारण किया गया है, तो क्या वो वास्तव में मॉरल एक्शन है? क्योंकि तब आपने सही काम किया जरूर, लेकिन क्या आपने उसे सही होने के कारण किया? यही कांत का मॉरल फिलॉसफी की ओर कदम शुरू होता है। और इसी दिशा में उनकी सबसे प्रसिद्ध डिस्टिंक्शन सामने आती है, प्रूडेंस और मोरालिटी। हैप्पीनेस और मोरालिटी एक ही चीज नहीं है। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं, ऐसा करो, इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। ये एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये मॉरल लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। एक व्यक्ति के लिए पैसा हैप्पीनेस है, दूसरे के लिए सम्मान, तीसरे के लिए आराम, चौथे के लिए ज्ञान। अगर मोरालिटी केवल हैप्पीनेस पर आधारित होगी, तो उसका यूनिवर्सल कैरेक्टर कमजोर हो जाएगा। कांत के अनुसार प्रूडेंस का काम इच्छाओं द्वारा दिए गए अलग अलग एंड्स को हैप्पीनेस के एक ब्रॉडर एंड के साथ कोऑर्डिनेट करना हो सकता है, लेकिन प्योर प्रैक्टिकल लॉज इससे अलग है, क्योंकि उनका आधार एम्पिरिकल डिजायर नहीं है। यानी मुझे क्या फायदा होगा और मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों सवालों को कांत अलग रखते हैं। अब आता है ड्यूटी। यहीं से कांत की मोरालिटी का एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द सामने आता है, ड्यूटी, कर्तव्य। किसी काम को सिर्फ इसलिए करना कि वो हमें अच्छा लगता है, और किसी काम को इसलिए करना कि वह सही है। इन दोनों में कांत के लिए अंतर है। कल्पना कीजिए, आप किसी व्यक्ति के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपका बिहेवियर सही है, लेकिन आपके एक्शन का मॉरल बेसिस क्या है? अब दूसरी स्थिति, आप सच बोलते हैं, जबकि झूठ बोलना आपके लिए आसान और लाभदायक होता। लेकिन आप सच बोलते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि सच बोलना आपका कर्तव्य है। यहां एक्शन का मॉरल डायमेंशन बदल जाता है। कांत के लिए मोरालिटी केवल बाहरी बिहेवियर का नाम नहीं, एक्शन के पीछे रीजन और प्रिंसिपल भी महत्वपूर्ण है। और यहीं से एक महान सवाल पैदा होता है, अगर मोरालिटी केवल इच्छा पर आधारित नहीं, तो फिर मॉरल लॉ आता कहां से है? अगर कोई राजा कहे, ये कानून मानो, तो वह बाहरी अथॉरिटी है। अगर कोई समाज कहे, हमारे यहां यही सही माना जाता है, तो यह सोशल कन्वेंशन है। अगर कोई कहे, मुझे इससे हैप्पीनेस मिलती है, तो यह पर्सनल इंक्लिनेशन है। लेकिन कांत को चाहिए एक ऐसा मॉरल प्रिंसिपल जो केवल किसी व्यक्ति, समाज, इच्छा या परिस्थिति पर निर्भर न हो, यानी यूनिवर्सल मॉरल लॉ। और अब हम कांत के दर्शन के सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट्स में प्रवेश करते हैं, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, हाइपोथेटिकल और कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। अगर मैं कहूं, अगर तुम परीक्षा में अच्छे अंक चाहते हो तो पढ़ाई करो, यह एक कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है। तुम्हें पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि तुम एक खास रिजल्ट चाहते हो। इसका स्ट्रक्चर है, अगर एक्स चाहते हो तो वाई करो। यह हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव का प्रकार है। लेकिन कांत का मॉरल लॉ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मॉरालिटी का अर्थ ही खत्म हो जाएगा अगर वह कहे, अगर तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए तो मॉरल बनो। कांत को चाहिए ऐसा आदेश जो कहे, ये करो, और इसका कारण किसी बाहरी इच्छा पर निर्भर न हो। यही है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, यानी ऐसा इंपेरेटिव जो किसी अगर पर निर्भर नहीं। अब सबसे प्रसिद्ध फॉर्मुलेशन। कांत कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को अलग अलग फॉर्मुलेशंस में व्यक्त करते हैं। उनका एक प्रसिद्ध रूप यह है कि आप केवल उसी मैक्सिम के अनुसार कार्य करें जिसे आप यूनिवर्सल लॉ के रूप में चाह सकें। अब मैक्सिम का मतलब समझिए। मैक्सिम कोई एब्स्ट्रैक्ट मॉरल लॉ नहीं, यह आपके एक्शन का सब्जेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी आप वास्तव में किस नियम को मानकर एक्शन कर रहे हैं। उदाहरण, जब मुझे कठिनाई होगी मैं झूठ बोलकर अपना फायदा कर लूंगा। यह एक मैक्सिम है। अब कांत पूछेंगे, क्या आप चाहते हैं कि यह प्रिंसिपल यूनिवर्सल लॉ बन जाए? अगर हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार झूठ बोले, तो क्या उस प्रैक्टिस का मीनिंग और ट्रस्ट इटसेल्फ खत्म नहीं होगा? यानी मोरल रीजनिंग में हमें अपने निजी एक्शन को यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव से टेस्ट करना है। यही कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की ताकत है। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, आप कोई काम करने वाले हैं, रुकिए और खुद से पूछिए,
अगर हर रैशनल पर्सन इसी परिस्थिति में इसी प्रिंसिपल पर काम करे, तो क्या मैं फिर भी इस प्रिंसिपल को स्वीकार कर सकता हूं? अगर आंसर है नहीं, क्योंकि अगर सब ऐसा करेंगे तो जिस प्रैक्टिस का मैं लाभ उठा रहा हूं वही टूट जाएगी। तो आपके मैक्सिम में मॉरल प्रॉब्लम है। यहां मॉरलिटी का आधार यह नहीं कि मुझे पकड़ा जाएगा, या मुझे सजा मिलेगी, या मुझे अच्छा लगेगा, बल्कि क्या मेरा प्रिंसिपल यूनिवर्सल रैशनल लॉ बन सकता है? और यही कांत के मॉरल फिलॉसफी का बहुत महत्वपूर्ण शिफ्ट है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा है। कहीं ऐसा न हो कि मॉरलिटी केवल एक कोल्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन बन जाए। कांत ऐसा नहीं चाहते। उनका उद्देश्य ये नहीं कि हर एक्शन से पहले कोई इंसान 50 फॉर्मूला सॉल्व करे। वह यह दिखाना चाहते हैं कि मॉरलिटी का आधार केवल इंक्लिनेशन या कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकता। एक रैशनल बीइंग अपने एक्शन के प्रिंसिपल को रीजन के सामने रख सकता है और पूछ सकता है, क्या मैं इसे यूनिवर्सल लॉ के रूप में स्वीकार कर सकता हूं? यानी मॉरल लाइफ में सेल्फ एग्जामिनेशन जरूरी है। और अब कांत का दूसरा महान विचार ह्यूमैनिटी एज एन एंड। कांत कैटेगोरिकल इंपरेटिव को एक और पावरफुल रूप में समझाते हैं। वह कहते हैं कि रैशनल नेचर को सिर्फ मीन्स की तरह नहीं, बल्कि एंड इन इटसेल्फ की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसे बहुत सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। आप उसे एक टूल की तरह देखते हैं। उसकी अपनी रैशनल एजेंसी आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती। कांत के लिए यहां गंभीर मॉरल प्रॉब्लम है, क्योंकि रैशनल पर्सन की अपनी वैल्यू है। वह केवल आपके लक्ष्य को पूरा करने का साधन नहीं। यह विचार आगे कांत की डिग्निटी और रिस्पेक्ट की पूरी मॉरल फ्रेमवर्क का आधार बनता है। और ध्यान दीजिए, यहां मॉरलिटी हैप्पीनेस से अलग हो रही है, क्योंकि किसी व्यक्ति का सम्मान केवल इसलिए नहीं कि वह आपको फायदा देता है। उसकी रैशनल एजेंसी अपने आप में मॉरल कंसिडरेशन की हकदार है। अब वापस आते हैं फ्रीडम पर। अब पूरी तस्वीर धीरे धीरे जुड़ने लगी है। अगर मॉरल लॉ जेन्युइनली बाइंडिंग है, तो रैशनल बीइंग को उस लॉ के अनुसार एक्ट करने की क्षमता चाहिए। यानी मॉरलिटी और फ्रीडम का संबंध बहुत गहरा है। लेकिन कांत के लिए फ्रीडम का अर्थ यह नहीं मैं जो चाहूं करूं, बल्कि मैं अपने विल को रीजन के मॉरल लॉ के अनुसार डिटरमाइन कर सकूं। इस सेंस में मोरालिटी और ऑटोनॉमी का संबंध बनता है। एक हेटेरोनॉमस विल बाहरी डिजायर्स, इंपल्सेस या कंडीशन से निर्धारित होती है। ऑटोनॉमस विल अपने लिए रैशनल मॉरल लॉ के अनुसार डिटर्मिनेशन करती है। यही कांत की मॉरल फिलॉसफी का सबसे पावरफुल आइडिया है। ऑटोनॉमी यानी मॉरल लॉ मेरे ऊपर केवल बाहर से थोपा हुआ आदेश नहीं। रैशनल एजेंट के रूप में मैं स्वयं उस यूनिवर्सल लॉ गिविंग रैशनैलिटी का हिस्सा हूं। अब कांत के 3 बड़े सवाल फिर सामने आते हैं। याद है पार्ट 1 में हमने कहा था कि कांत के पूरे फिलोसॉफिकल प्रोजेक्ट के पीछे बड़े सवाल हैं। अब वे एक साथ दिखाई देने लगते हैं। मैं क्या जान सकता हूं? थियोरेटिकल रीजन की सीमा, मुझे क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल रीजन और मोरालिटी, और इसके साथ मैं किसकी आशा कर सकता हूं? यह सवाल अब फ्रीडम, इमोर्टैलिटी और गॉड से जुड़ने वाला है। कांत के क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के कैनॉन में वे स्वयं कहते हैं कि रीजन के अंतिम हित 3 ऑब्जेक्ट से जुड़े हैं: फ्रीडम ऑफ द विल, इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन अब इनका स्टेटस बदल चुका है। हम उन्हें स्पेक्युलेटिव नॉलेज के रूप में प्रूव नहीं कर रहे। हम पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल रीजन के लिए इनका क्या महत्व है? सुप्रीम गुड, आखिर सबसे अच्छा क्या है? अब एक और बहुत गहरा कॉन्सेप्ट सामने आता है, द हाईएस्ट गुड। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से मॉरल लाइफ जीता है। वो सही काम करता है, दूसरों के साथ न्याय करता है, अपने एक्शंस को यूनिवर्सल मॉरल लॉ के अनुसार चलाने की कोशिश करता है। अब सामान्य मानवीय इच्छा क्या कहेगी? अगर मैं मॉरली वर्दी हूं, तो क्या मुझे हैप्पीनेस की भी आशा होनी चाहिए? यहां कांत हैप्पीनेस को मॉरलिटी का आधार नहीं बनाते। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वह यह नहीं कहते अच्छे बनो ताकि खुश रहो, बल्कि उनका विचार यह है कि हैप्पीनेस अपने आप में कंप्लीट गुड नहीं है, और मॉरलिटी भी अकेली कंप्लीट गुड नहीं है। कंप्लीट गुड में मॉरल वर्दीनेस और हैप्पीनेस का एक विशेष संबंध होना चाहिए। यानी हैप्पीनेस जरूरी हो सकती है, लेकिन मॉरलिटी के ऊपर नहीं। पहले वर्दीनेस टू बी हैप्पी, फिर हैप्पीनेस का उचित संबंध। यही है हाईएस्ट गुड की कठिन समस्या। दुनिया में अक्सर क्या होता है, एक अच्छा व्यक्ति दुखी हो सकता है, एक बुरा व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो क्या मॉरलिटी और हैप्पीनेस का कोई रैशनल यूनिटी है? अगर मॉरलिटी केवल इस दुनिया में दिखाई देने वाले रिजल्ट से जज की जाए, तो कई बार दुनिया इरैशनल लगेगी। कांत के लिए हाईएस्ट गुड का विचार इसी टेंशन से जुड़ता है। एक ऐसा मॉरल ऑर्डर जहां
वर्च्यू और हैप्पीनेस के बीच उचित संबंध हो। लेकिन क्या हम थियोरेटिकल रीजन से ऐसा वर्ल्ड प्रूव कर सकते हैं? नहीं। और यही प्रैक्टिकल रीजन फिर आगे आती है, गॉड और इमोर्टैलिटी। अब इनका स्टेटस बदलता है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। पार्ट 4 में हमने देखा था कि कांट स्पेक्युलेटिव आर्ग्यूमेंट से गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं करते। अब पार्ट 5 में वह गॉड को मैथमेटिकल थ्योरम की तरह प्रूव नहीं कर रहे। वह ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल रीजन के मॉरल स्टैंड पॉइंट से कुछ आइडियाज की आवश्यकता पैदा होती है। कांट के अनुसार मॉरल लॉ प्रैक्टिकल रीजन के लिए फंडामेंटल है और हाईएस्ट गुड की पूर्ण रियलाइजेशन के लिए रीजन गॉड और फ्यूचर वर्ल्ड से संबंधित अजम्पशंस तक पहुंचती है। इसका अर्थ गॉड का कॉन्सेप्ट यहां थियोरेटिकल प्रूफ का कंक्लूजन नहीं है, यह प्रैक्टिकल रीजन के संदर्भ में आता है। और यही डिफरेंस कांट को समझने की कुंजी है। इमोर्टैलिटी क्यों? अब सोचिए, अगर मॉरल परफेक्शन एक ऐसा आइडियल है जिसे हमें गंभीरता से परस्यू करना है, तो क्या एक सीमित ह्यूमन लाइफ में पूर्ण मॉरल परफेक्शन को पूरी तरह अचीव कर पाना संभव है? कांट की प्रैक्टिकल फिलॉसफी में मॉरल प्रोग्रेस एक गंभीर लक्ष्य है, लेकिन मनुष्य की फाइनाइट कंडीशन और मॉरल आइडियल के बीच दूरी बनी रहती है। यही इमोर्टैलिटी का पोस्टुलेट प्रैक्टिकल रीजन के संदर्भ में सामने आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कांट ने आत्मा की इमोर्टैलिटी का थियोरेटिकल साइंटिफिक प्रूफ दे दिया। पार्ट 4 में जिस थियोरेटिकल लिमिटेशन को हमने देखा था वह यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट अलग है। यानी थियोरेटिकल रीजन, मैं इमोर्टैलिटी को ऑब्जेक्ट की तरह नो नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल रीजन, मॉरल वोकेशन के संदर्भ में इमोर्टैलिटी का आइडिया एक प्रैक्टिकल पोस्टुलेट के रूप में अर्थ रख सकता है। यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है। गॉड भी अब थ्योरम नहीं, प्रैक्टिकल पोस्टुलेट के संदर्भ में आता है। इसी तरह गॉड, थियोरेटिकल रीजन, क्या मैं गॉड को स्पेक्युलेटिव प्रूफ से सिद्ध कर सकता हूं? कांट नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल रीजन पूछती है, क्या मॉरल लॉ और हाईएस्ट गुड की रैशनल कॉन्सेप्शन हमें गॉड के विचार की ओर ले जाती है? यही उत्तर का स्वरूप बदल जाता है। कांट के टेक्स्ट में मॉरल बिलीफ को स्पेक्युलेटिव नॉलेज से अलग किया गया है। वो स्पष्ट करते हैं कि गॉड और फ्यूचर लाइफ के बारे में कन्विक्शन यहां लॉजिकल नॉलेज नहीं, बल्कि मॉरल सर्टेनिटी बिलीफ के रूप में समझी जाती है। इसलिए यह कहना गलत होगा कांट ने गॉड को प्रूव कर दिया, और यह कहना भी गलत होगा कांट ने गॉड को रिजेक्ट कर दिया। कांट का रास्ता इससे ज्यादा सूक्ष्म है। उन्होंने कहा स्पेक्युलेटिव प्रूफ नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। और यहां कांट की पूरी फिलॉसफी एक सर्कल पूरा करती है। अब पीछे देखिए, शुरुआत में रीजन कह रही थी मैं सब कुछ जानना चाहती हूं। कांट ने कहा पहले अपनी सीमा पहचानो। फिर रीजन ने कहा मैं सोल, वर्ल्ड और गॉड को थियोरेटिकली प्रूव करूंगी। कांट ने दिखाया तुम्हारे स्पेक्युलेटिव आर्ग्यूमेंट्स अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं। अब रीजन कहती है तो क्या ये आइडियाज बेकार हैं? कांट का उत्तर नहीं, क्योंकि ह्यूमन रैशनल लाइफ सिर्फ नॉलेज नहीं है। हम एक्शन करते हैं, हम मॉरल डिसीजंस लेते हैं, हम ड्यूटी महसूस करते हैं, हम फ्रीडम की बात करते हैं, हम हाईएस्ट गुड की ओर रीजन से सोचते हैं। और इस प्रैक्टिकल स्फीयर में फ्रीडम, इमोर्टैलिटी और गॉड से जुड़े आइडियाज एक अलग भूमिका निभाते हैं। यही कांट की क्रिटिकल रेवोल्यूशन का एक बहुत सुंदर निष्कर्ष है। लेकिन कांट यहां भी चेतावनी देते हैं। यहां कोई यह न समझे कि अब मैंने गॉड का कॉन्सेप्ट बना लिया, इसलिए अब मैं गॉड की इच्छा के नाम पर कोई भी मॉरल रूल बना सकता हूं। कांट इससे बिल्कुल सावधान करते हैं। वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल रीजन के अनुसार हम एक्शंस को केवल इसलिए ऑब्लिगेटरी नहीं मानते कि वे गॉड के कमांड्स हैं, बल्कि हम मॉरल लॉ को रैशनली बाइंडिंग मानते हैं और इसी मॉरल लॉ के आधार पर डिवाइन कमांड की कंसेप्शन समझते हैं। किताब में कांट बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें एक्शंस को इसलिए ऑब्लिगेटरी नहीं मानना चाहिए कि वे गॉड की कमांड्स हैं, बल्कि गॉड की कमांड्स को मॉरल लॉ के अनुरूप समझना चाहिए। यह बहुत बड़ा विचार है। मतलब पहले मॉरालिटी, फिर उसके संदर्भ में मॉरल थियोलॉजी, न कि पहले गॉड ने कहा और फिर मॉरालिटी। यही कांट को डॉगमाटिज्म से अलग करता है। कांट के लिए रीजन को दो तरह के अतिरेक से बचना है। एक तरफ डॉगमाटिज्म, मैं अल्टीमेट रियलिटी को पूरी तरह जानता हूं। दूसरी तरफ डॉगमैटिक एम्पिरिसिज्म, जो एक्सपीरियंस में नहीं है उसका कोई अर्थ ही नहीं। कांट दोनों एक्सट्रीम से सावधान करते हैं, क्योंकि रीजन के आइडियाज का अपना रोल है। वे केवल मीनिंगलेस फैंटेसीज नहीं हैं, लेकिन उनका उपयोग सही कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। कांट स्वयं कहते हैं कि प्योर रीजन के आइडियाज अपने आप डायलेक्टिकल नहीं है, इल्यूजन उनके मिसएम्प्लॉयमेंट से पैदा होती है। यह वाक्य पूरी किताब की आत्मा जैसा है। समस्या रीजन में नहीं,
समस्या रीजन के गलत इस्तेमाल में है। हमने देखा कि कांत के लिए मोरालिटी केवल ये नहीं है कि हमारा बिहेवियर बाहर से अच्छा दिखाई दे। असल सवाल यह है, हमने वह काम किस प्रिंसिपल के आधार पर किया। और यहीं से कांत हमें ड्यूटी, फ्रीडम, ऑटोनॉमी और कैटेगोरिकल इंपरेटिव की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अब एक सवाल और गहरा हो जाता है। अगर इंसान मॉरल लॉ को गंभीरता से लेता है, अगर वह अपने पूरे जीवन को मॉरल परफेक्शन की दिशा में ले जाने की कोशिश करता है, तो क्या इस मॉरल जर्नी का कोई अंतिम अर्थ है? क्या वर्च्यू और हैप्पीनेस का कभी पूरा मेल हो सकता है? क्या मॉरल लाइफ का अल्टीमेट कंप्लीशन संभव है? और अगर थियोरेटिकल रीजन गॉड या इमोर्टैलिटी को प्रूव नहीं कर सकती, तो फिर इन आइडियाज की हमारी रैशनल लाइफ में जगह क्या है? यही कांत का अगला बड़ा सवाल सामने आता, मैं किसकी आशा कर सकता हूं? और इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन समझनी होगी। जानना और मानना एक ही चीज नहीं है। हर विश्वास नॉलेज नहीं होता। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, मुझे लगता है कल बारिश होगी। ये एक बिलीफ है, लेकिन अगर आपके पास मौसम से संबंधित पर्याप्त एविडेंस है, तब भी उसका स्टेटस किसी मैथमेटिकल सर्टेनिटी जैसा नहीं हो जाता। अब दूसरी तरफ 2+2 4, ये एक अलग प्रकार की सर्टेनिटी है। कांत के लिए इसलिए यह पूछना जरूरी है कि जब हम किसी प्रपोजिशन को ट्रू मानते हैं, तो हमारे पास उसे मानने का आधार किस प्रकार का है? क्या वह सिर्फ ओपिनियन है? क्या वह नॉलेज है? या बिलीफ का कोई ऐसा रूप है जिसका आधार प्रैक्टिकल रीजन में है? कांत क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के कैनन में बिलीफ और नॉलेज को अलग अलग लेवल्स पर डिस्कस करते हैं और दिखाते हैं कि किसी जजमेंट को मानने के पीछे हमारे पास अलग अलग प्रकार की पर्याप्तता हो सकती है। और यही डिस्टिंक्शन आगे गॉड, फ्रीडम और इमोर्टैलिटी को समझने के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। ओपिनियन, बिलीफ और नॉलेज, इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। अगर आपके पास किसी बात के पक्ष में पर्याप्त ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं है, लेकिन आप उसे संभव मानते हैं, यह ओपिनियन के करीब है। अगर किसी प्रपोजिशन को आप सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली पर्याप्त कारणों के आधार पर मानते हैं, तो वह नॉलेज की ओर जा सकता है। लेकिन कांत एक और स्थिति की बात करते हैं, ऐसी स्थिति जहां हमारे लिए किसी प्रपोजिशन को मानना प्रैक्टिकली आवश्यक हो सकता है, जबकि थियोरेटिकल प्रूफ हमारे पास नहीं है। यहीं से रैशनल बिलीफ का क्षेत्र खुलता है, और यही जगह है जहां कांत का गॉड, फ्रीडम और इमोर्टैलिटी वाला विचार समझना शुरू होता है। लेकिन रुकिए, क्या ये बिना सबूत विश्वास? यही बहुत लोग कांत को गलत समझ लेते हैं। अगर कांत कह रहे हैं गॉड को थियोरेटिकल प्रूफ से सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रैक्टिकल रीजन में गॉड की आवश्यकता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी चीज बिना एविडेंस के मान लो। बिल्कुल नहीं। कांत का पूरा क्रिटिकल प्रोजेक्ट इसी बात से लड़ता है कि रीजन अपने अधिकार से बाहर जाकर दावा ना करे। इसलिए यहां भी वह डिस्टिंक्शन रखते हैं। यह थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, यह प्रैक्टिकल रैशनल कमिटमेंट का प्रश्न है। यानी कांत गॉड को किसी साइंटिफिक ऑब्जेक्ट की तरह सामने रखकर नहीं कहते, देखो मैंने साबित कर दिया। वह पूछते हैं, मोरल रीजन की अपनी डिमांड्स हमें किन अजम्पशंस की ओर ले जाती है? और यही बहुत सूक्ष्म अंतर है। अब वापस आते हैं हाईएस्ट गुड पर। पिछले भाग में हमने हाईएस्ट गुड की बात की थी। इसे फिर से याद करिए। कांत के लिए मोरालिटी का उद्देश्य सिर्फ हैप्पीनेस पाना नहीं है। अगर मोरालिटी का अर्थ होता ऐसा करो जिससे तुम्हें ज्यादा प्लेजर मिले, तो मोरालिटी केवल प्रूडेंस बन जाती। लेकिन मॉरल लाइफ में एक दूसरी चीज है, वर्चू, यानी व्यक्ति का मॉरल वर्दिनेस। अब समस्या यह है, क्या वर्चू और हैप्पीनेस का कोई रैशनल कनेक्शन होना चाहिए? मान लीजिए दो लोग हैं। पहला ईमानदार है, न्यायपूर्ण है, दूसरों का सम्मान करता है, अपने स्वार्थ को मॉरल प्रिंसिपल के अधीन रखता है। दूसरा धोखा देता है, दूसरों का शोषण करता है, लेकिन उसके पास पैसा, शक्ति और सुख बहुत है। अगर दुनिया में वर्चू और हैप्पीनेस का कोई रैशनल रिलेशन ही नहीं, तो प्रैक्टिकल रीजन के लिए एक गहरी समस्या पैदा होती है, क्योंकि हम मोरालिटी को सीरियस लेते हैं। कांत हैप्पीनेस को मोरालिटी का रिवॉर्ड नहीं बना रहे। यहां एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। कांत ये नहीं कहते अच्छे बनो ताकि तुम्हें सुख मिलेगा। ये कांत नहीं है। वह तो मोरालिटी को फिर से सेल्फ इंटरेस्ट पर आधारित कर देगा। कांत का विचार है, पहले व्यक्ति मॉरल लॉ के योग्य बने, पहले वर्चू, फिर हैप्पीनेस का सवाल आता है। इसलिए हाईएस्ट गुड में हैप्पीनेस अकेली सफिशिएंट नहीं और वर्चू अकेली भी कंप्लीट गुड नहीं। दोनों के बीच एक रैशनल रिलेशन की कल्पना की जाती है। अब मुश्किल यही शुरू होती है। हम अपने आसपास देखते हैं, क्या दुनिया में हमेशा वर्चुअस व्यक्ति ही हैप्पी होते हैं? नहीं।
क्या इमोरल व्यक्ति कभी सक्सेसफुल नहीं होते? ऐसा भी नहीं। तो फिर मोरालिटी और हैप्पीनेस का यह रिलेशन कहां मिलेगा? अगर मॉरल लॉ हमें इस रिलेशन की रैशनल डिमांड देता है, तो क्या हमें एक ऐसे मॉरल ऑर्डर की आशा करनी चाहिए जहां वर्च्यू और हैप्पीनेस का उचित कॉरेस्पॉन्डेंस हो? यहीं से कांत का प्रैक्टिकल रीजन एक ऐसे हाईएस्ट गुड की तरफ बढ़ता है जो केवल वर्तमान एम्पिरिकल वर्ल्ड की घटनाओं पर निर्भर नहीं है। और यहीं से गॉड और इमोर्टैलिटी की चर्चा प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में सामने आती है। इमोर्टैलिटी की जरूरत क्यों पड़ती है? अब इसे बहुत सरल तरीके से समझिए। मान लीजिए मोरल परफेक्शन एक ऐसा आइडियल है जिसकी ओर इंसान को लगातार बढ़ना है, लेकिन इंसान सीमित है, उसका जीवन सीमित है, उसकी इच्छाएं हैं, उसकी कमजोरियां हैं, उसका नॉलेज सीमित है। तो क्या एक फाइनाइट लाइफ में मॉरल परफेक्शन का पूरा रियलाइजेशन संभव है? कांत के प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में मॉरल डेवलपमेंट को एक ऐसी दिशा के रूप में देखा जाता है जो पूर्णता की ओर बढ़ती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इमोर्टैलिटी का पोस्टुलेट आता है। ध्यान रखिए, यहां कांत ये नहीं कह रहे मैंने साबित कर दिया कि सोल साइंटिफिकली इमॉर्टल है। नहीं, वो थियोरेटिकल प्रूफ के क्षेत्र में वापस नहीं लौटे। ये प्रैक्टिकल रीजन की आवश्यकता के संदर्भ में आता है, यानी नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल पोस्टुलेट। ये अंतर पूरी कांतीय फिलॉसफी को समझने के लिए जरूरी है। अब गॉड का सवाल, अगर हाईएस्ट गुड में वर्च्यू और हैप्पीनेस का रैशनल कनेक्शन होना है, तो क्या ऐसा मॉरल ऑर्डर केवल मानव इच्छा से स्थापित हो सकता है? कांत के प्रैक्टिकल रीजनिंग में एक ऐसी सुप्रीम मॉरल ग्राउंड की आवश्यकता सामने आती है जो नेचर और मोरालिटी के संबंध को हाईएस्ट गुड के संदर्भ में समझने की अनुमति देती है। यहीं गॉड का प्रैक्टिकल आइडिया आता है। लेकिन फिर वही बात, यह गॉड का स्पेक्युलेटिव प्रूफ नहीं है, यह मॉरल स्टैंड पॉइंट से रैशनली पोस्टुलेटेड बिलीफ का प्रश्न है। कांत के टेक्स्ट में गॉड और फ्यूचर लाइफ को मॉरल बिलीफ के कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है, न कि स्पेक्युलेटिव नॉलेज के रूप में। और यही कांत की एक बहुत प्रसिद्ध बात को समझने की कुंजी है। अब शायद आपको समझ आने लगेगा कि कांत थियोरेटिकल रीजन को सीमित करके क्या हासिल करना चाहते थे। अगर थियोरेटिकल रीजन को सब कुछ प्रूव करने दिया जाए, तो वो सोल को प्रूव करेगी, वर्ल्ड की टोटलिटी को प्रूव करेगी, गॉड को प्रूव करेगी, और फिर वही रीजन एंटिनोमीज और कॉन्ट्रडिक्शंस में फंस जाएगी। लेकिन अगर हम थियोरेटिकल रीजन को उसकी सीमा में रखते हैं, तो प्रैक्टिकल रीजन के लिए एक अलग क्षेत्र खुलता है। यहां हम कहते हैं, मैं इन आइडियाज को एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह नहीं जानता, लेकिन मैं इनके प्रैक्टिकल रैशनल सिग्निफिकेंस को समझ सकता हूं। यानी लिमिट नॉलेज, प्रोटेक्ट रीजन, ओपन स्पेस फॉर प्रैक्टिकल रीजन। यही कांत की क्रिटिकल स्ट्रैटेजी का बड़ा हिस्सा है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज, फ्रीडम। गॉड और इमोर्टैलिटी की चर्चा के बीच फ्रीडम को भूलना नहीं चाहिए। असल में फ्रीडम यहां सबसे केंद्रीय आइडियाज में से एक है, क्योंकि अगर इंसान मॉरल लॉ के अनुसार एक्ट करने के लिए बाध्य है, तो उसके लिए फ्रीडम का होना आवश्यक है। लेकिन कांत की फ्रीडम, मैं जो चाहे करूं वाली फ्रीडम नहीं, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू रीजन है। यानी मैं केवल अपने इंपल्सेस का गुलाम न रहूं, मैं अपने एक्शन को एक रैशनल प्रिंसिपल के आधार पर निर्धारित कर सकूं। और यही ऑटोनॉमी का अर्थ खोलता है। ऑटोनॉमी का असली अर्थ, ऑटोनॉमी शब्द सुनकर अक्सर लगता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, लेकिन कांत के लिए इसका अर्थ उल्टा है। ऑटोनॉमी का अर्थ है मेरा विल किसी बाहरी इच्छा या आर्बिट्ररी अथॉरिटी का मात्र गुलाम नहीं है। एक रैशनल बीइंग अपने लिए यूनिवर्सल मॉरल लॉ के अनुसार लॉ गिविंग एक्टिविटी में भाग लेता है। यानी मैं मॉरल लॉ इसलिए नहीं मानता कि कोई मुझे डरा रहा है, न इसलिए कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, न इसलिए कि सोसाइटी मुझे अच्छा कहेगी, बल्कि क्योंकि रीजन मुझे उस लॉ को रैशनली बाइंडिंग के रूप में पहचानने देती है। यह कांत की मोरालिटी का बहुत शक्तिशाली विचार है। और अब समझिए फ्रीडम और मोरालिटी का रिश्ता। यहां एक गहरा पैराडॉक्स है। आमतौर पर हम सोचते हैं फ्रीडम कोई रूल नहीं। कांत कहते हैं मोरल फ्रीडम रैशनल सेल्फ लेजिस्लेशन। अगर मैं अपनी हर इच्छा के पीछे चलता हूं, तो मैं फ्री दिखाई दे सकता हूं, लेकिन वास्तव में मैं अपनी डिजायर्स का स्लेव हो सकता हूं। आज मन किया, मैंने कर दिया, कल मन बदल गया, मैंने दूसरा कर दिया, परसों किसी और इंपल्स ने मुझे खींच लिया। क्या यह ऑटोनॉमी है? कांत के अनुसार नहीं। ऑटोनॉमी तब है जब मैं अपने रैशनल प्रिंसिपल के आधार पर अपने विल को निर्धारित करूं। यानी फ्रीडम और लॉ एक दूसरे के दुश्मन नहीं। एक खास अर्थ में रैशनल मॉरल लॉ ही फ्रीडम को वास्तविक रूप देता है। अब आता है कांत का
किंगडम ऑफ एंड्स। ये विचार ग्राउंडवर्क में ज्यादा विस्तार से आता है, लेकिन कांत की मॉरल फ्रेमवर्क को समझने के लिए इसका संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए एक ऐसी मॉरल कम्युनिटी जहां हर रैशनल बीइंग दूसरों को केवल उपयोग की वस्तु न समझे, हर व्यक्ति की रैशनल डिग्निटी को स्वीकार करे, हर व्यक्ति यूनिवर्सल मॉरल लॉ का सब्जेक्ट भी हो और किसी अर्थ में लॉगिवर भी। ये केवल समाज की पॉलिटिकल व्यवस्था की बात नहीं, ये मोरालिटी का आइडियल है। ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति का मूल्य उसके उपयोग से नहीं, उसकी रैशनल नेचर से तय होता है। यही कांत की डिग्निटी वाली सोच का आधार बनता है। अब वापस आते हैं, मैं किसकी आशा कर सकता हूं? अब हमारे पास 3 महत्वपूर्ण आइडियाज हैं। फ्रीडम, मैं मॉरल एक्शन के लिए ऑटोनॉमस हो सकता हूं। इमोर्टैलिटी, मॉरल परफेक्शन की दिशा में एंडलेस प्रोग्रेस का प्रैक्टिकल आइडिया। गॉड, हाईएस्ट गुड और वर्च्यू हैप्पीनेस रिलेशन के प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क से जुड़ा पोस्टुलेट। लेकिन ध्यान रखिए, इन तीनों को एक ही तरीके से नहीं समझना चाहिए। इनका थियोरेटिकल स्टेटस अलग है। कांत ने इन्हें एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह ऑब्जर्व नहीं किया और स्पेक्युलेटिव प्रूफ से कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश भी नहीं किया, बल्कि प्रैक्टिकल रीजन के मॉरल स्टैंड पॉइंट पर इनका एक अलग स्टेटस है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या मॉरालिटी गॉड पर डिपेंड करती है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर गॉड न हो तो क्या मॉरालिटी खत्म हो जाएगी? कांत का जवाब इतना सरल नहीं है। उनकी मॉरल लॉ की वैलिडिटी गॉड के आर्बिट्ररी कमांड पर आधारित नहीं है। याद रखिए, उन्होंने कहा था कि हम मॉरल ऑब्लिगेशंस को सिर्फ इसलिए ऑब्लिगेटरी नहीं मानते कि वे गॉड की कमांड्स हैं, बल्कि डिवाइन कमांड्स को मॉरल लॉ के अनुरूप समझना चाहिए। इसलिए गॉड मॉरालिटी का मनमाना सोर्स नहीं। प्रैक्टिकल रीजन में गॉड का कॉन्सेप्ट मॉरल ऑर्डर और हाईएस्ट गुड से संबंधित है। यह डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। कांत के लिए फेथ अंधविश्वास नहीं। अब शायद यह शब्द थोड़ा स्पष्ट हो रहा होगा। फेथ, कांत के यहां फेथ का मतलब यह नहीं मेरे पास कोई रीजन नहीं है फिर भी मैं मानता हूं, बल्कि कुछ मामलों में यह रीजन गाइडेड प्रैक्टिकल होल्डिंग टू बी ट्रू का रूप ले सकता है। जब थियोरेटिकल प्रूफ उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल रीजन किसी बिलीफ को रैशनली मीनिंगफुल बनाती है, तब उस बिलीफ का स्टेटस नॉलेज से अलग होता है। यही वजह है कि कांत के यहां फेथ और नॉलेज को मिलाना भी गलत है और उन्हें पूरी तरह अनरिलेटेड मानना भी। अब एक बहुत जरूरी सीमा, अगर कोई कहे मैंने प्रैक्टिकल रीजन के कारण गॉड में बिलीफ की बात समझी, इसलिए अब मैं गॉड के बारे में हर क्लेम को फैक्ट मान सकता हूं, नहीं, यह कांत की फिलॉसफी नहीं होगी। प्रैक्टिकल पोस्टुलेट आपको स्पेक्युलेटिव मेटाफिजिक्स की अनलिमिटेड परमिशन नहीं देता। आपने एक स्पेसिफिक मॉरल कॉन्टेक्स्ट में एक स्पेसिफिक रैशनल रिक्वायरमेंट को समझा है। इसका अर्थ यह नहीं कि अब आप हर सुपरनैचुरल क्लेम, हर मेटाफिजिकल कहानी, हर धार्मिक असर्शन को ऑटोमेटिकली नॉलेज घोषित कर सकते हैं। कांत की पूरी फिलॉसफी हमें बार बार एक ही बात सिखाती है, अपने क्लेम की सीमा पहचानो। और यही कांत का क्रिटिकल एटीट्यूड सबसे खूबसूरत लगता है। वह न तो कह रहे हैं सिर्फ वही सच है जो लैबोरेटरी में दिख जाए, और न यह जो भी सोच सकते हो उसे सच मान लो। उनका रास्ता बीच में नहीं, बल्कि ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। वह पूछते हैं किस प्रकार का क्लेम है, उसका एविडेंस क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसकी सीमा क्या है, क्या ये एक्सपीरियंस से आया है, प्योर रीजन से, या प्रैक्टिकल रीजन के मॉरल स्टैंड पॉइंट से। यह डिस्टिंक्शन ही कांत को आधुनिक फिलॉसफी के सबसे प्रभावशाली थिंकर्स में से एक बनाती है। अब पूरी किताब को एक बड़े नक्शे में रखिए। अब तक हमारी यात्रा कुछ ऐसी रही। पहला सवाल, मैं क्या जान सकता हूं? सेंसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, कैटेगरीज, एक्सपीरियंस। दूसरा सवाल, रीजन कहां तक जा सकती है? आइडियाज ऑफ रीजन, सोल, वर्ल्ड, गॉड, एंटिनमीज। तीसरा सवाल, थियोरेटिकल नॉलेज की सीमा क्या है? ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ, कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ, फिजिको थियोलॉजिकल प्रूफ, इनकी सीमाएं। चौथा सवाल, अगर मैं सब कुछ थ्योरेटिकली नहीं जान सकता तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल रीजन, फ्रीडम, ड्यूटी, मॉरल लॉ, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, ऑटोनॉमी। पांचवा सवाल, मैं किसकी आशा कर सकता हूं? हाईएस्ट गुड, वर्च्यू, हैप्पीनेस, फ्रीडम, इमोर्टैलिटी, गॉड, फेथ। अब आप देख सकते हैं, कांत की किताब अलग अलग रैंडम टॉपिक्स का कलेक्शन नहीं है। वह धीरे धीरे एक ही सेंट्रल प्रॉब्लम को खोल रही है, ह्यूमन रीजन की शक्ति और उसकी सीमा। और अब आती है सबसे बड़ी बात,
शुरुआत में शायद ऐसा लगा होगा कि कांत केवल यह बता रहे हैं कि मनुष्य कितना कम जान सकता है, लेकिन पूरी किताब को समझने पर तस्वीर बदल जाती है। कांत का उद्देश्य सिर्फ लिमिटेशन दिखाना नहीं, वह लिमिटेशन को एक फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन में बदलते हैं। अगर मैं जानता हूं कि मेरी थियोरेटिकल नॉलेज कहां रुकती है, तो मैं झूठी सर्टेनिटी से बच सकता हूं। अगर मैं जानता हूं कि मॉरल लॉ क्या मांगता है, तो मैं अपने एक्शंस को केवल डिजायर से निर्धारित नहीं होने देता। अगर मैं फ्रीडम को समझता हूं, तो मैं अपने आप को केवल कॉजल मशीन की तरह नहीं देखता। और अगर गॉड या इमॉर्टैलिटी को प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में रखता हूं, तो मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने उन्हें थियोरेटिकल साइंस की तरह प्रूव कर दिया। यहां कांत हमें सर्टेनिटी की जगह इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी देते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा प्रश्न, अगर कांत ने थियोरेटिकल रीजन की सीमा निर्धारित कर दी, तो क्या साइंस और फिलॉसफी का काम अब खत्म? नहीं, बल्कि साइंस के लिए यह सीमा और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइंस पॉसिबल एक्सपीरियंस की दुनिया में लॉज खोजती है। लेकिन जब कोई साइंस से यह पूछने लगे, साइंस ने यूनिवर्स का हर संभव मेटाफिजिकल प्रश्न भी सॉल्व कर दिया, तो कांत की क्रिटिकल फिलॉसफी तुरंत पूछेगी, क्या यह प्रश्न साइंटिफिक एक्सपीरियंस की सीमा के भीतर है? यानी कांत का फिलॉसफी ऑफ लिमिट्स केवल रिलीजन पर लागू नहीं होता, यह ह्यूमन रीजन के हर बड़े क्लेम पर लागू होता है। अब आखिरी बार गॉड, सोल और वर्ल्ड को देखें। तीनों को अब एक नए तरीके से समझिए। सोल, थियोरेटिकल रीजन इसे एक मेटाफिजिकल सब्सटेंस के रूप में कंक्लूसिवली नोन नहीं कर सकती, लेकिन मॉरल लाइफ में पर्सन की रैशनल एजेंसी और मॉरल डेवलपमेंट का महत्व है। वर्ल्ड, हम एम्पिरिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड एज अ कंप्लीट टोटलिटी को उसी तरह ऑब्जेक्ट की तरह पकड़ लेना स्पेक्युलेटिव रीजन को एंटिनोमी में डाल सकता है। गॉड, थियोरेटिकल रीजन ट्रेडिशनल प्रूफ से गॉड का एग्जिस्टेंस कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश नहीं कर सकती, लेकिन प्रैक्टिकल रीजन में गॉड का आइडिया हाईएस्ट गुड से जुड़ता है। यानी तीनों आइडियाज की भूमिका है, लेकिन तीनों का एपिस्टेमिक स्टेटस एक ऑर्डिनरी एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट जैसा नहीं है। यही कांत का क्रिटिकल डिसिप्लिन है। और अब एक आखिरी ट्विस्ट, कांत के दर्शन को अक्सर इस तरह समराइज किया जाता है, उन्होंने नॉलेज को सीमित किया ताकि फेथ के लिए जगह बनाई। यह वाक्य उनकी फिलॉसफी की एक दिशा को पकड़ता है, लेकिन इसे बहुत सरल बनाकर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कांत का लक्ष्य ब्लाइंड फेथ को बचाना नहीं। उनका लक्ष्य यह है कि रीजन अपने लेजिटिमेट थियोरेटिकल क्लेम्स को पहचाने और अपने प्रैक्टिकल क्लेम्स को भी उनके उचित आधार पर समझे। यानी नॉलेज को उसकी सीमा दो, फेथ को नॉलेज मत बनाओ, और मोरालिटी को सुपरस्टिशन पर मत टिकाओ। यह एक बहुत डिसिप्लिन फिलोसॉफिकल आर्किटेक्चर है।